हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स वाले पोर्शन को कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित जापानी जैन गार्डन और काइजन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है टोक्यो, गांधीनगर, ओसाका या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। ये देखिए, तो पीएम मोदी ने ये इसका उद्घाटन किया है अहमदाबाद में। अब ये जैन पद्धति है क्या, उसको देख लीजिए। जो जैन पद्धति है वो भारत की ध्यान पद्धति के समान है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका उद्घाटन किया गया है वर्चुअल रूप में। इसका अर्थ हुआ कि मोदी जी स्वयं वहां पर नहीं गए थे, इसका उद्घाटन उन्होंने ऑनलाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में किस भारतीय तीरंदाज ने स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल जगत से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में आने की दृष्टि से थोड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऑप्शन है इसमें दीपिका कुमारी, दीपिका शर्मा, लक्ष्मी रानी मांझी या फिर दीपिका पादुकोण। इसका सही जवाब है दीपिका कुमारी। अच्छे से याद कीजिए भाई, ये फोटो है दीपिका कुमारी जी की। इन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की योजना बनाई है? देखिए, नासा आपको पता है अमेरिका की एजेंसी है। ये JAX है, ये है जापान की एजेंसी। इसरो आप सभी को अच्छे से पता है कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, भारत की एजेंसी है। और चौथा ऑप्शन है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो इसका सही जवाब है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। ये है इनका बिल्डिंग यूरोपीय स्पेस एजेंसी की। अब इसका जो उद्देश्य इन्होंने कहा है वो कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अंतरिक्ष में अवसर प्रदान करना इन्होंने इसका प्रमुख उद्देश्य बताया है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत सरकार के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? इससे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है। अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मुकदमा भारत सरकार के खिलाफ लाया जाएगा तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की ओर से उस मुकदमे को लड़ेंगे। और इसके अलावा भी अगर भारत सरकार को किसी मुद्दे पर सलाह चाहिए तो वो भी अटॉर्नी जनरल ही देते हैं। तो देखिए भाई, अभी एक और प्रश्न है कि ये चर्चा में क्यों है। तो पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। ऑप्शन है के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, अशोक देसाई या फिर MC सीतलवाड़। इसका सही जवाब है के वेणुगोपाल जी। देखिए, अब जो मुकुल रोहतगी हैं वो के वेणुगोपाल जी से पहले अटॉर्नी जनरल थे। अभी चर्चा में इसलिए है, ये है के वेणुगोपाल जी, क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में इनका जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब अटॉर्नी जनरल जो हैं वो 30 जून 2022 तक रहेंगे। और इनकी नियुक्ति हुई थी जुलाई 2015 में और ये 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इसका डिस्कशन हमने कर लिया है कि ये भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लेतेकु क्या है? लेतेकु, ये भी प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से करिए। तो ऑप्शन है इसमें अंगूर, आम, तरबूज या फिर खीरा। इसका सही जवाब है अंगूर। लेतेकु अंगूर हैं। और ये देखिए, थोड़े से अलग प्रकार के अंगूर हैं, जो नॉर्मली हम देखते हैं उनसे अलग है। अब इनको अगर सही नाम लिया जाए तो इनको सही नाम है इनको बर्मीज ग्रेप, बर्मा अंगूर। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में गुवाहाटी से इन अंगूरों को दुबई में निर्यात किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। अब इससे होगा क्या? तो इससे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर कृषि और प्रसंस्करण, मतलब कि कृषि से संबंधित चीजों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
और अगर बात करें इसके न्यूट्रिशन की, तो इसमें विटामिन सी और आयरन, लेतेकु अंगूर में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सो मोरारी झील कहाँ स्थित है? वो मोरारी झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, केरल, मणिपुर या फिर लद्दाख। तो इसका सही जवाब है लद्दाख। आगे देखिए, ये देखिए, ये है लेह हो गया, ठीक है। तो लेह से ये जो सड़क आ रही है उसके ये कोरजोक में है, यहां पर ये है तो मोरारी झील। आगे देखिए, अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह ने, इन्होंने लद्दाख में लेह लोमा सड़क पर 50 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया है, इसीलिए ये चर्चा में है। अब ये जो सड़क है लेह लोमा सड़क, ये लेह को जोड़ रही है सो मोरारी झील से। ये देखिए चित्र में देखिए, लेह को जोड़ रही है सो मोरारी झील से। इस झील को पवित्र माना जाता है। और ये पॉइंट थोड़ा नहीं बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप समझिए कि यह झील दुनिया में सबसे ऊंचा रामसर स्थल है। यह भी अपने आप में क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है, तो उसका जवाब होगा तो मोरारी झील। ये तो आप सभी को पता है कि लद्दाख जो है भारत का संघ राज्य क्षेत्र है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये एक संघ राज्य क्षेत्र रह गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए किस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है? तो बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए किस ऐप के उपयोग की सलाह दी है? देखिए, दामिनी ऐप, विद्युत ऐप, लाइट प्लस ऐप या फिर चंचला ऐप। इसका सही जवाब है दामिनी ऐप। कुछ इसका ऐसा इंटरफेस है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, स्थान आधारित मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, ये याद रखना, मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, और जिसकी हमने अभी बात की है दामिनी ऐप, ये है बिजली गिरने संबंधी चेतावनी के लिए। 3 ऐप हैं, एक एक करके समझिए। बिजली गिरने संबंधी के लिए दामिनी ऐप, और अगला है मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, और कृषि संबंधी मौसम की सलाह के लिए मेघदूत ऐप। तो तीनों ऐप आप सही से समझ के इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना जब आप क्वेश्चन पूछें। आगे चलते हैं, इराक, जॉर्डन और मिस्र के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? देखिए, आपके ऑप्शन हैं काहिरा में, दुबई में, बगदाद में या फिर जरका में। तो इसका सही जवाब है बगदाद में ये त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य इन तीनों देशों के बीच में सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करना था। आगे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डैश या फिर किस राज्य द्वारा नई फार्मा नीति बनाने की घोषणा की है, जिससे कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु, और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने यह नीति बनाई है, नई फार्मा नीति। अब देखिए, इस फार्मा नीति के तहत राज्य सरकार क्या करेगी? बीमारियों के लिए सस्ती और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण करेगी सरकार। तो दवाएं एक तो सस्ती होंगी और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी, और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाजीराव पेशवा की समाधि कहां स्थित है? तो आपके ऑप्शन है पुणे में, सतारा में, खरगोन में या फिर खंडवा में। तो इसका सही जवाब है खरगोन में।
इसका सही जवाब है खरगोन। आगे देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, अब इसी चर्चा में, इनका चर्चा में होने का रीजन यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने समाधि स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को भी फायदा होगा। आगे देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। मोल्लेम बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है? तो सिर्फ यही नहीं कि किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है, आपको इससे संबंधित लगभग सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ चलाया जा रहा है, किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में, अगला है हीराकुंड बांध परियोजना के विरोध में, नागार्जुन सागर परियोजना के विरोध में, या फिर म्यूराक्सी परियोजना के विरोध में। इसका जो सही जवाब है ये है रेलवे लाइन के दोहरीकरण परियोजनाओं के विरोध में। अब ये विरोध क्यों हो रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आंदोलन अभी नहीं, ये आंदोलन नवंबर 2020 से चलाया जा रहा है। और दोहरीकरण ये हमने बात कर ली है कि रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए विरोध में चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि आंदोलन का विरोध रेलवे द्वारा, जो रेलवे भूमि अधिग्रहण कर रहा है ना, उसको लेकर वहां के स्थानीय लोग और पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसका उद्देश्य, मोल्लेम बचाओ आंदोलन का उद्देश्य है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखे जाएगा, अन्यथा जब हम दोहरीकरण करेंगे रेलवे का तो उससे जो आसपास की जमीनें हैं, जो जंगल हैं, वो भी काट दिया जाएगा। इसीलिए कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। मोल्लेम जो जंगल है वो गोवा के पश्चिमी घाट के किनारे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे देश में सदाबहार वन की जो क्वांटिटी है वो ही पहले से ही कम है, तो अगर वहां से भी इन सदाबहार या अर्ध सदाबहार वनों को काटा जाएगा तो इससे जैव विविधता को काफी नुकसान होगा। अब इसी नाम से, मतलब मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, मोल्लेम नेशनल पार्क, ये भी वहां पर स्थित है। इसकी आवश्यकता नहीं है, 240 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान याद रखना कि मोल्लेम बचाओ आंदोलन, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमि अधिग्रहण कब से चल रहा है, कहाँ चल रहा है, एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बन्नी घास के मैदान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है गुजरात। तो बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित हुए? गुजरात में। और गुजरात में भी आपने देखा होगा, सुना जरूर होगा कि कच्छ का रण, आप सभी ने सुना होगा। तो कच्छ के रण में ये घास के मैदान स्थित हैं। ये देखिए, ये है कच्छ का रण, इसके ये यहां देखिए, ये है घास के मैदान, बन्नी घास के मैदान। अब देखिए इस चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रोसोपिस जूली फ्लोरा ये एक प्लांट प्रजाति है, मतलब पौधों की प्रजाति है। इसके कारण ये जो बन्नी घास के मैदान हैं, इनका पारिस्थितिकीय तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। ये हमने बात कर ली है कि ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ ऑफ रण में है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ये जरूर पता होनी चाहिए कि एशिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में से बन्नी घास के मैदान जैव विविधता, मतलब बायो डाइवर्सिटी के लिए फेमस हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना इस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर केरल। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना, बहुत बड़ा सा नाम है ना, ये शुरू करी है दिल्ली ने। अब देखिए कि इसके तहत होगा क्या। तो इस योजना के तहत कोरोना महामारी के बीच एक सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार को
50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और ये तो हुई एक मुश्त रकम, मतलब जो सिर्फ एक ही बार दी जाएगी। लेकिन साथ ही ऐसे परिवार जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति को ही खो दिया, तो उनको सरकार 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन देगी इसी योजना के तहत। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, करबुडे सुरंग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो साथ ही साथ ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि कहाँ के साथ साथ कि ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है महाराष्ट्र। करबुडे सुरंग महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में भी देखो ये चित्र है भाई करबुडे सुरंग का। चर्चा में होने का रीजन इसका यह है कि जो राजधानी एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन से गोवा जाती है वो करबुडे सुरंग के अंदर पटरी पर से उतर गई। ये सुरंग है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। आगे देखिए, इस सुरंग की लंबाई है लगभग 6.5 किलोमीटर। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये सुरंग है कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित। कोंकण रेलवे मार्ग शायद आपको पता होगा कि ई श्रीधरन द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया गया था। उसके बाद ही ई श्रीधरन जी को दिल्ली मेट्रो का कार्यभार सौंपा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किससे दिया गया है? अब यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए आपको कि नागरिक सम्मान, अब नागरिक सम्मान जैसे भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। अब नागरिक जो यहाँ पे जोड़ दिया है, ये नागरिक, इसका अर्थ क्या है कि ऐसा सम्मान जो आम नागरिकों को दिया जाता है। तो मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में किसको दिया गया है? आपके ऑप्शन देखिए, आर के सबरवाल, वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही जवाब है आर के सबरवाल जी को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये हैं आर के सबरवाल जी। अब ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान हमने अभी बात की क्या है, भारत रत्न, तो ऐसे ही आप ये वाला भी नाम याद रख सकते हैं। अब आर के सबरवाल जी हैं कौन? ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन हैं? जो भी क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित खासकर आज के समय में होगा, ये जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो UPSI हो, तो उन सभी में ये क्वेश्चन, इन प्रश्नों के आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी। तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा अच्छे से समझकर जरूर याद कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है साजन प्रकाश, माइकल फेलिप्स, सुशील चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माइकल फेलिप्स आपको पता होगा कि ये भारत के है नहीं, ये अमेरिकन तैराक हैं जिन्होंने, जो इससे पहले ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने लगभग 8 गोल्ड मेडल जीते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ साजन प्रकाश। ये देखिए इनकी फोटो, ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। अब ये किस में प्रतिस्पर्धा करेंगे ये भी देख लीजिए। इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया है। 200 मीटर बटरफ्लाई मुकाबले के लिए, यहाँ पे रूस होना चाहिए। उन्होंने रूस में पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई में इन्होंने लिया था 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय लिया। और ओलंपिक में शामिल होने के लिए जो समय रखा गया था वो रखा गया था 1 मिनट 56.46 सेकंड की सीमा निर्धारित की गई थी। तो उसी के अंदर अंदर इन्होंने अपना समय दिया, जिससे ये पहले भारतीय तैराक बन गए हैं ओलंपिक में शामिल होने वाले। अगला प्रश्न है, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपने देखा होगा कि ये पुस्तक हाल ही में बहुत फेमस हुई है। तो ऑप्शन देखते हैं, रस्किन बॉन्ड, संदीप मिश्रा, रवीश कुमार या फिर चेतन भगत।
देखिए, इसका सही जवाब है संदीप मिश्रा। शायद आप इनको जानते होंगे, ये एक भारत के जाने माने पत्रकार भी हैं। ये है उस बुक का फ्रंट पेज। और दूती चंद के बारे में भी आप जानते होंगे कि ये भारतीय धावक हैं। संदीप मिश्रा जैसा हमने बात की कि ये पत्रकार हैं। अब ये जो पुस्तक प्रकाशित की है वो की है वेस्टलैंड बुक्स ने। वेस्टलैंड बुक्स द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो दूती चंद जी हैं वो भारत की स्प्रिंट, देखिए भाई, स्प्रिंट का मतलब होता है अपनी पूरी ताकत से दौड़ना, और वर्तमान का राष्ट्रीय 100 मीटर का रिकॉर्ड भी दूती चंद जी के नाम ही है। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को 11.24 सेकंड में पूरा करके यह रिकॉर्ड कायम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहतरीन जल विद्युत संयंत्र किस देश द्वारा शुरू किया गया है? पहली तो बात, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। ऑप्शन आपके पास भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब है ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये चीन द्वारा शुरू किया गया है हाल ही में, इसकी 2 यूनिट का। ये देखिए भाई, चित्र देखिए इसका, इतना बड़ा ये संयंत्र है। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब पहले उसकी भी बात करेंगे, पर देखिए पहले हम जान लेते हैं बेहतन बांध के बारे में। तो अभी जैसा हमने बात की कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है जिसका निर्माण चीन ने किया है, और ये जिनशा नदी पर है। जो जिनशा नदी है वो यांगत्से नदी की एक सहायक नदी है। और यांगत्से नदी के बारे में आप सभी को पता होगा अच्छे से कि एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? यांगत्से। अगर ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र, गंगा, यांगत्से, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़े बांध की, तो वो है यांगत्से नदी पर थ्री गॉर्जेस डैम। ये आपको, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, थ्री गॉर्जेस डैम। ये भी चाइना में है, जो दूसरे नंबर का है वो भी चाइना में है। थ्री गॉर्जेस डैम की शुरुआत या फिर परिचालन 2003 में किया गया था चीन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूरोप का पहला मास्क फ्री देश किसका? यूरोप का। ध्यान देना कि इसमें यूरोप पूछा है, दुनिया नहीं पूछा। जब दुनिया पूछता है तो उसका उत्तर आ जाएगा इजराइल। अब बात करते हैं यूरोप की, तो ऑप्शन देखिए, जर्मनी, जापान, इटली या फिर ब्रिटेन। तो जो हाल ही में यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बना है वह है इटली। ठीक है, इटली। इटली में आपको 2-3 बातें और जरूर याद रखनी चाहिए कि इटली के जो आसपास के जो सागर हैं, सी हैं, वो आपको जरूर पता होने चाहिए। देखिए भाई, 4 सागर हैं जो इटली को घेरे हुए हैं, लिगुआरियन सी, ट्रिनियन सी, आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी। इन चारों सागरों की स्थिति भी आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये चारों सागर इटली के लगभग 3 तरफ से इसको, इटली को घेर रखा है। और ये आपको पता ही होगा कि ये जो बाकी का हिस्सा है, ये सारा भी यहाँ पर, हम इसको यहाँ पे मैप माने तो ये सारा हिस्सा ये क्या है? भूमध्य सागर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद इसकी चर्चा हमने कर ली है कि दुनिया का जो पहला देश बना है वो है इजराइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत वाटिका क्या है? हाल ही में चर्चा में थी, ये शायद आपको पता होगा। तो ऑप्शन देखिए, जैव विविधता उद्यान, बिहार के जर्दालू आम की बगीचे, या फिर शाही लीची के बगीचे, या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब हुआ बायोडायवर्सिटी पार्क या फिर जैव विविधता उद्यान। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला जैव विविधता उद्यान है, भारत का पहला। ये बात मैंने आपसे पहले भी की है कि जब भी कोई भारत या विश्व में कोई भी चीज अगर पहली होती है उसको जरूर याद रखिए, उसके प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। अब यहाँ पर लगभग पूरे देश के विभिन्न पेड़ों की जो प्रजातियां हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड नेटवर्क्स को किस शहर में बनाया गया है? यहां पे बात हो रही है एशिया की,
और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेट्रेक्स क्या होता है। पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर नेट्रेक्स पर आएंगे। भोपाल, मदुरई, इंदौर या फिर मुंबई। तो जो हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा या सबसे लंबा हाई स्पीड नेट्रेक्स बनाया गया है, वो बनाया गया है इंदौर में। देखिए ये है इसका चित्र, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की टेस्टिंग होती है। अब देखिए सबसे पहले तो नेट्रेक्स का पूरा नाम देखिए, तो नेट्रेक्स का पूरा नाम है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स, ये इसका पूरा नाम हो गया। और ये जो ऑटोमोबाइल परीक्षण, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये ऑटोमोबाइल के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये एशिया का सबसे लंबा है, इसकी चर्चा हमने करी है। अगर बात करें दुनिया की, तो दुनिया का ये 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 11.3 किलोमीटर। और दुनिया का, और ये भी आपको पॉइंट्स अच्छे से पता होना चाहिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक है वो है जर्मनी में स्थित, जिसकी लंबाई है 21 किलोमीटर। तो एशिया की जब बात करते हैं तो वह है भारत के इंदौर में, और जब हम विश्व की बात करेंगे तो वह है जर्मनी में, और जिसकी लंबाई है 21 किलोमीटर। अगला है जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका अवार्ड 2021, ग्रैंड फुकुओका अवार्ड 2021 किस भारतीय को दिया गया है? ऑप्शन देखिए, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, पी साईनाथ या फिर निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब हुआ पी साईनाथ जी को ग्रैंड फुकुओका अवार्ड 2021 दिया गया है। ये है पी साईनाथ जी की फोटो। सबसे पहले देखिए इनका पूरा नाम है पलागुम्मी साईनाथ। अब जो ये अवार्ड है ये जापान की फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, और ये अवार्ड ऐसे व्यक्तियों या फिर संगठनों को दिया जाता है जो एशियाई संस्कृति को बचाने या फिर संरक्षण के लिए काम करते हैं। अगर हम बात करें पी साईनाथ जी की, तो ये पत्रकार हैं जिन्होंने भारत में गरीब खेती वाले गांवों को काफी अच्छे से कवर किया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए, क्योंकि ये फिर से मैंने कहा ना कि जब भी कुछ पहली बार होता है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो विश्व में हो, तो वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ऑप्शन देखिए, अंशुला राव, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या फिर आरती शुक्ल। तो इससे आपको, ऑप्शन से आपको एक बात तो तय हो गई होगी कि ये जो भी क्रिकेटर है ये इंडियन है। तो इसका सही जवाब है अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं। यह है इनकी फोटो अंशुला राव की। आगे देखिए, अब जो आपको यहाँ पर बात याद रखनी है वो ये कि एक तो ये मध्य प्रदेश की हैं, ऑलराउंडर थी, और इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। शायद आपको पता हो कि ये जो प्रतिबंध लगाया जाता है भारत में, ये लगाया जाता है नाडा द्वारा। इसका पूरा नाम आपको पता होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये है भारत के स्तर पर। जब हम बात करते हैं विश्व स्तर की, तो विश्व स्तर पर ये है, ये काम किया जाता है वाडा द्वारा। अब जहां पे नेशनल है वहां पे आप लगा लीजिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग आप सभी ने सुना होगा, नीति आयोग। तो आपके ऑप्शन देखिए, अमिताभ कांत, मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ हैं। अभी चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये देखिए, अमिताभ कांत जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, और इनकी नियुक्ति 2016 में हुई थी नीति आयोग के सीईओ के रूप में। अब अगर हम बात करें कि अमिताभ कांत जी हैं कौन, तो अमिताभ कांत 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, केरल काडर के। अब आपको पता होगा नीति आयोग के बारे में एक आधी चीज और जान लेते हैं। आपको ये अच्छे से पता होगा कि इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में,
अगर नहीं पता है तो उसको अच्छे से आप जरूर याद रखना। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और ये भी पता होगा कि किसके स्थान पर हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप जरूर याद रखिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख स्वाधीनता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन्होंने भारत में शुरुआत में बहुत काम किया था कि पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 28 जून, 30 जून, 1 जुलाई या फिर 29 जून। इसका सही जवाब है 30 जून को दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये देख लीजिए फोटो दादा भाई नौरोजी जी का। अब एक आधा पॉइंट और यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सांसद थे। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, ऐसे भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी ये एक हैं। इनके जन्म की बात हमने पहले कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 30 जून। अब पहले आप ये पट्टी देखिए, देखिए भाई, ये जो पट्टी दिख रही है ना आपको, ये वाली पट्टी, ये है क्षुद्र ग्रह की। ठीक है, तो ये ये किस किस के बीच हुई अगर आप बात करें, तो ये है मंगल चौथा ग्रह, और ये है जुपिटर मतलब बृहस्पति। तो इन दोनों के बीच में, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि जो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है। तो किन दो ग्रह के बीच में स्थित हुई? मार्स और जुपिटर। हिंदी में अगर कहें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी। एक पॉइंट। अगला, ये जो आगे के 4 ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह और सूर्य, क्षुद्र ग्रह पट्टी और सूर्य के जो बीच के ग्रह हैं ये चारों, मरकरी, वीनस, अर्थ और ये मार्स। ठीक है, तो इनको एक अलग नाम दिया गया है जिसको कहते हैं पार्थिव, पार्थिव ग्रह। और जो ये आखिरी के ग्रह हैं चारों, जो क्षुद्र पट्टी के आगे हैं, इनको नाम दिया गया है जोवियन ग्रह। अब इनमें अंतर क्या है ये देख लीजिए। ये जो पार्थिव ग्रह है ना, ये बने हैं चट्टानों से। अब जब हम बात करते हैं जोवियन की, तो ये बने हैं गैसों के। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए यहां पर मैं आपको ये थोड़ा सा बता रहा हूं। आगे के 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं जो चट्टानों से बने हैं, और जो आखिरी के 4 ग्रह हैं वो बने हैं गैसों के, इनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं। और ये जो हमारी शुद्ध ग्रह पट्टी है, ये है जुपिटर और मार्स मतलब मंगल के बीच में स्थित। आगे चलते हैं। अब ये जो एस्ट्रॉयड दिवस है, इसका उद्देश्य क्या है? क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये है इसका उद्देश्य। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो भारत में एक महान डॉक्टर हुए हैं बिधान चंद्र रॉय, उनकी जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिधान चंद्र रॉय जी। ठीक है, तो इसको मनाने की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 1 जुलाई 1991 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर अवस्थित या फिर किस नदी पर विकसित किया जा रहा है? देखिए ऑप्शन देखिए, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या फिर कावेरी नदी। इसका सही जवाब है गोदावरी नदी।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये है पोलावरम सिंचाई परियोजना का एक फोटो। ये भी आपको पता होना चाहिए किस नदी पर है, गोदावरी पर है। साथ में किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। अभी चर्चा में इसलिए है कि कुछ लोग इसके गलत बता रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए ये चर्चा में है पोलावरम परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जकोबाबाद का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी पार कर गया। तो जकोबाबाद किस देश में स्थित है? देखिए भाई, ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत या फिर मलेशिया। इसका सही जवाब है जकोबाबाद है पाकिस्तान में। इसकी स्थिति देखिए एक बार आप, ये जो येलो पार्ट है ना, ये है जकोबाबाद। आगे देखते हैं। इसका रीजन दे रखा है यहां पर कि अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण यहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया है। जैसे ये भी आप देखिए कि ये सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जकोबाबाद कर्क रेखा के लगभग ऊपर स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरण की 149, ठीक है, ये देखना भाई, लगभग 150 साल पुरानी परंपरा को खत्म किया है। ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर ने हाल ही में ये जो राजधानी बदलने की परंपरा थी इसको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इसी की वजह से जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू ट्रक भर भर के सैकड़ों फाइलें ले जाई जाती थी, जिससे कई चीज़ों का नुकसान होता था। अब देखिए, ये फोटो है डल लेक का, शायद आप देखा होगा। तो ये फोटो है डल लेक का, श्रीनगर में स्थित है। अब चलते हैं इसके विश्लेषण की ओर। तो राजधानी स्थानांतरण, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रक्रिया में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जो है वहां पे ट्रक भर भर के सैकड़ों फाइलों को ले जाया जाता था, और इसे दरबार मूव के नाम से भी जाना जाता था। राजधानी स्थानांतरण को दरबार मूव के नाम से भी जाना जाता था, होना चाहिए तो यहाँ पर। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराज गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की यह परंपरा शुरू की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।